हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी या प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। ये 3 जुलाई 2021 का पेपर है। कुछ भाग हमने पहले डाल दिए हैं, वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और आज हम जो बाकी का पार्ट बचा हुआ उसको सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या किसी टॉपिक जो आपको वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। यहाँ पर एग्जाम में ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, बार बार एग्जाम में ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो अपनी पंक्तियों को भी याद करके जाएं, उनको इग्नोर ना करें। अग्निपथ के पार चंदन का देश किसकी पंक्ति है। ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। महादेव वर्मा के बारे में आपको बता दूं, महादेव वर्मा छायावादी जो कि 4 आधार स्तंभ थे उनमें से एकमात्र कवित्री हैं और 1982 में इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो एकमात्र कवित्री थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए 1982 में। हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात करें, ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। रामनरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अब देखिए, कर कानून कुंडल मोर पखाउर पे बनमाला विराजती। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में हम बात करें तो देखिए, जब एक ही वर्ण बार बार प्रयोग किया जाए तो उसमें क्या अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार के भेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब अलंकार का जो टॉपिक करेंगे वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगी। सिर्फ आप इतना ही समझ लिए कि ये कै वर्ण बार बार आ रहा है तो यहाँ पर इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार में जहाँ पर शब्द हर 2 या 2 से अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ निकले। श्लेष अलंकार होता है जहाँ पर शब्द एक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। उपमा अलंकार होता है किसी उपमे में उपमान की समानता दिखाई जाए, यानी सासी, सरस, सम आदि शब्दों के द्वारा उपमा अलंकार में प्रयोग किया जाता है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी आलोचक कवि हैं। विद्यानिवास निवासर के बारे में बात करें, विद्यानिवास मिश्र ने निबंध लिखे जो कि एक ललित निबंधकार हैं। भाषा विज्ञान अध्ययन लाभ से संबंधित निम्न विकल्प में कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, जब भी मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में ये बात आप सबको बता चुकी हूँ कि जब भी किसी प्रश्न को सोल्व करें उसमें सही है गलत है क्या पूछा गया है उसको अंडरलाइन अवश्य कर ले ताकि हमें ये पता चल सके कि इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है कि हमें उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और इतने उतावले हो जाते हैं कि जल्दबाजी में क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं और जल्दबाजी में हम गलत निशान लगा देते। ये तो हमें आता है, लेकिन बाद में देखते हो इसमें तो सही पूछा गया था, इसमें तो गलत पूछा। इस प्रकार की गलती ना करें। ऐतिहासिक तथा प्रागैतिक संस्कृति का परिचय, विश्व की एक भाषा का विकास, चिर परिचित भाषा का शंकाओं का नमूना, विदेशी भाषा को अनदेखा करने में सहायता। देखिए, यहाँ पर गलत पूछा गया है कौन सा। तो भाषा विज्ञान में हम ऐतिहासिक और प्रागैतिक संस्कृति का परिचय देते हैं।
विश्व के लिए एक भाषा का विकास भी मानते, अपने चिर परिचित भाषा की उसमें जिज्ञासा की तरफ शंकाओं का निर्मूलन भी करते, लेकिन विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता ऐसी कोई भाषा विज्ञान के लाभ के बारे में बातें नहीं हैं। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, या आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो भी ज़रूर लिखें। वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? जो कच्चे माल उपकरण आदि की वृद्धि के उद्देश्य से होता है। देखिए, पहले मैं बताती हूँ कि हर प्रश्न को सोल्व करते हुए उसको अर्थ अवश्य जान लें। अगर आप अर्थ जान लेंगे तो आधा हमारा प्रश्न वहीं पर सोल्व हो जाता है। उसमें ये सोचिए इसमें पूछा क्या गया है। देखिए, यहाँ पर वित्तीय विज्ञापन पूछा गया है। वित्तीय का मतलब होता है धन संबंधित, जिसमें धन का खर्चा किया जाता है। वित्तीय विज्ञापन किसे कहते हैं? कच्चे माल उपकरण आदि क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से होता है। तो ऐसा नहीं जो है ये कच्चे माल उपकरण आदि क्रय वृद्धि के उद्देश्य से, क्योंकि ये तो खेती से संबंधित हो जाता है, कृषि से संबंधित हो जाता है। जो विज्ञापन संक्षिप्त सज्जा रहित अल्पव्ययकारी होता है, जरूरी नहीं है विज्ञापन संक्षिप्त हो वही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आपके सामने है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिनका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से है। वैसे भी आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप इसको सही आंसर लगा सकते थे, क्योंकि वित्तीय और आर्थिक दोनों एक ही बात है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। अब देखिए, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता हो गई। अब क्या है कि आपको अब नवीन, हितैषी, स्नेही, अब इनके आप शॉर्ट में नाम दिए गए हैं, इनको आपको पूरा करना है। इसका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और स्नेही का पूरा नाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कुछ बातें हम चर्चा करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक राष्ट्रीय आत्मा भी कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। भारतीय आत्मा, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी को। अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आत्मा, देखिए राष्ट्रीय आत्मा पूछा जाए, राष्ट्रीय आत्मा, तो राष्ट्रीय आत्मा आएगा राजा राम। राजा राम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय आत्मा, तो भारतीय आत्मा आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय आत्मा, तो राजा राम। ये प्रश्न बहुत पजल करता है बच्चों को एग्जाम में, और हमने राष्ट्रीय आत्मा देखा और हमने तुरंत माखनलाल चतुर्वेदी को निशान लगाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय आत्मा राजा राम को कहा जाता है। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल, सुबोध। ये देखिए, ये तो स्पष्ट ही है कि किसी भी लेखन में सरल भाषा होनी चाहिए कि एक आम जन जीवन जो जीता हो, एक अनपढ़ अशिक्षित आदमी भी उसको समझ सके। सरल भाषा होनी चाहिए, सुबोध भी होने चाहिए, आकर्षक भी होनी चाहिए। क्लिष्ट कठिन भाषा, हास्य पद जरूरी नहीं। हास्य पद किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसी प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। घुमावदार भी नहीं होनी चाहिए कि उसका अर्थ का अनर्थ निकले, समझ में ही ना आए। और ये क्लिष्ट जो कठिन भाषा भी नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी उसको समझ ही ना सके। अब आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन रस का विरोधी है? करुण रस का विरोधी है। देखिए, जितने भी रस हैं वैसे तो सामान्यतः नौ रस माने गए हैं, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। और 8 किस में मानी है? उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में उन्होंने अपने रसों की संख्या 8 मानी है। भयानक रस और अद्भुत रस, वीर रस का स्थायी भाग हो जाएगा उत्साह, अद्भुत का होता है विस्मय, भयानक का होगा भय, और हास्य का होता है हास्य। इस प्रकार ये करुण रस का विरोधी।
देखिए सामान्यतः आप देखते हैं कि करुण रस यानी कोई करुणा में है, यानी कोई रो रहा है और हम हंसने लगे तो एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि आपको कुलिंग क्या करना है, आपको ट्रिक क्या लगानी है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के तरीके से बता रही हूँ कि जैसे करुण रस, जैसे कोई रो रहा है और कोई हंसने लगे तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, दूसरे को जैसे चिढ़ा रहा है। तो ऐसे भी हम लिंक करके अपने आंसर ठीक कर सकते हैं। करुण रस का विरोधी कवि हास्य होगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, किसी की भावनाएं जब वो दुखी है और कोई हंस रहा है तो विरोधी हो जाएगा हास्य रस। कबीरदास ने अपनी रचना राम के जिस रूप का वर्णन किया वह कैसा है? देखिए आंसर आपके सामने, निर्गुण निराकार। कबीरदास के बारे में निर्गुण निराकार को मानते थे। तुलसीदास मानते थे राम को, दशरथ पुत्र राम को, तो वो सगुण हो गया। सूरदास मानते थे कृष्ण भगवान को, तो वो भी सगुण हो गया। तो यहाँ पर मैं बात कर देती हूँ कबीरदास के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा, ये आ जाता है, तो ये आएगा रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास की भाषा को, कबीरदास की वाणी का डिक्टेटर किसे कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने कहा। ये कबीरदास से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम की। देखिए अब मैं एक ही पर्सन में 4-5 करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इनको भी ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। देखिए आप एक बार वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपको अच्छी प्रकार से प्रश्न करने हैं कि एग्ज़ाम में आप फुल आत्मविश्वास के साथ आंसर ठीक लगा सकें, तो एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें ताकि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम दे सकें। क्योंकि कई बच्चों को बड़ा सस्पेंस होता है, 2 में ये होगा, या 2 को तो सबको पता होती है तो होता ही नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं ऐसे जिसमें ये होगा, कौन सा होगा, तो वो पता है। वो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, एक वीडियो को या एक टॉपिक को एक बार ना पढ़ें, कम से कम उसका 2-3 बार रिवीजन करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो कम से कम इसका 2-3 बार रिवीजन करें ताकि आप अच्छी प्रकार से इसको तैयार कर सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथम तार सप्तक का संपादन किसने किया? प्रथम तार सप्तक का संपादन किसने किया? आंसर आपके सामने है, अज्ञे ने। यहाँ पर मैं बता दूँ तार सप्तक कितने तार सप्तक थे? 4 तार सप्तक थे। 4 तार सप्तक में एक तो हुआ 1943, प्रथम था प्रथम तार सप्तक नहीं इसका नाम आता है, यहाँ पर लिख दिया गया है। लेकिन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी हमें पजल करता है कि प्रथम तार सप्तक, तो इसका नाम प्रथम तार सप्तक नहीं है, यहाँ लिख दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ तार सप्तक आएगा, फिर द्वितीय आएगा, फिर तृतीय आएगा, फिर चतुर्थ आएगा। जो पहला था वो 1943, फिर आएगा 1951, फिर आएगा 1959 और फिर आएगा 1979। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे तो इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आप जब चाहें इसका रिवीजन कर सकें। और चारों के जो संपादन किया था अज्ञे ने ही किया था, जो कि प्रयोगवादी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? अब देखिए कृति विजयदेव नारायण शाही की कविता पूछी गई है, तो इसकी है जायसी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है, तो शमशेर बहादुर नहीं है। अब देखिए प्रथम तार सप्तक के कवि यानी तार सप्तक के कवि, यहाँ बार में प्रथम लिखा गया है लेकिन प्रथम नहीं है, यहाँ सिर्फ तार सप्तक का आएगा। लेकिन उन्होंने लिखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए पहले फिर मैं बता दूँ एग्जाम की दृष्टि से अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो सिर्फ तार सप्तक ही आएगा। शमशेर बहादुर द्वितीय तार सप्तक के थे। अगर तार सप्तक की बात करूँगी, बाकी जो 3 बच गए, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, ये सारे तार सप्तक के थे। जो शमशेर बहादुर है ये द्वितीय तार सप्तक के कवि थे, ये 1951 में जो प्रकाशित हुआ था।
पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल। अब देखिए भक्ति के काल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल के बारे में बात कर ले कि सबसे ज़्यादा विवादास्पद कौन सा काल रहा है, तो सबसे ज़्यादा विवादास्पद काल रहेगा आदिकाल, क्योंकि इसके नामकरण से संबंधित बहुत सारे, किसी ने वीर गाथा काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहीं पर इसको श्रृंगार काल, इस तरह बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो आदिकाल के नामकरण के बारे में बहुत सारे विवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा विवाद इसी के नाम पे उठे हैं। बात करें भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगर पूछ लिया जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो स्वर्ण काल आएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। अब ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अगर आपसे पूछ लिया जाए भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने, आप तुरंत लगाओगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि आप अपना नंबर में आकर जोड़ ले तो ये हमारा ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। अगर स्वर्ण युग आए तो आपका आंसर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगर आए स्वर्ण काल तो आपका आंसर होगा ग्रियर्सन। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ कि सिर्फ समझाने की दृष्टि से बता रही हूँ। हमें दूसरों का जो युग होता है, दूसरों का सोना होता है, वो काल ही लगता है, यानी गैरों का सोना होता है जैसे ग्रियर्सन, तो गैरों का सोना हमें काल ही लगता है, स्वर्ण काल। गैरों से ग्रियर्सन आ जाएगा, तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं आप। अन्य मेरे शब्द किस कवि की करती है? स्वप्निल श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि सब में श्रीवास्तव दिया गया है, लेकिन अन्य है मेरे शब्द, तो इसको याद कर सकते हैं एकांत श्रीवास्तव। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? सबसे पहली बात आपको ये याद करनी है कि अंधा युग किसकी नाट्य विधा है। पहली बात, अंधा युग क्या है? कहानी में है, ये पूछ लिया जाता है तो ये नाट्य विधा है। सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है कि अंधा युग है नाट्य विधा। फिर दूसरी बात, अंधा युग किसने लिखा? तो ये लिखा था धर्मवीर भारती ने। अब क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये गीत नाटक के अंतर्गत आता है, मतलब कुछ इसके नाटक की रचना जो लय में की गई है, ये याद करना। नवगीत के परिवर्तन का श्रेय किसे कहा जाता है? नवगीत के परिवर्तन का श्रेय जाता है, आंसर आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। आगे के बारे में बात करें। आगे को गद्य काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य आ जाए तो आपका आंसर होगा केशव दास। कठिन काव्य का आंसर, कठिन काव्य की बात करें तो काव्य होगा केशव दास। अब देखिए कैसे काव्य कैसे केशव दास, ये आप याद कर सकते हैं, कैसे काव्य कैसे केशव दास। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कठिन गद्य का प्रेत तो आपका आंसर होगा अग्गे। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? ये पुस्तक भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी पुस्तक किसकी है? तो राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक है जोक देरिदा। राइटिंग एंड डिफरेंस, जोक देरिदा। इनमें क्या विज्ञापन लेख का मुख्य कार्य नहीं है? यहाँ देखिए विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है पूछा गया है, तो सबसे पहले हमने अपना तरीका सीखा है कि नहीं पर आंसर होगा, नहीं पूछना, यहाँ अंडरलाइन करें। अब हम क्या है कि हम प्रश्न को अब सोल्व कर रहे हैं, तो अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाना, ये बात भी सही है, क्योंकि हम आप उत्पाद कर रहे हैं तो लोगों का इस पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास बढ़ाना हमारा उद्देश्य है।
बाजार में आप किसी आई नई वस्तु की सेवा की जानकारी लोगों को, ये बात भी सही है, क्योंकि बाजार में जो नई वस्तु आएगी हम विज्ञापन के द्वारा लोगों को उसकी सेवा के बारे में जानकारी देंगे। लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करना कि ये अच्छी है, ये आपके फ़ायदेमंद है, ये बात भी लोगों को प्रभावित करना, ये बताना है। किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों के सामने लाना, ये बात गलत है, क्योंकि हम अगर अपने उत्पाद जो अपना कार्य है उत्पाद को ही नकारात्मक बताएंगे तो उसे कोई नहीं खरीदेगा और उसकी मार्केटिंग डाउन चली जाएगी। तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य है। काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ही आलोचक का प्रधान कार्य। किसका मत है, मतलब किसका विचार है? ये कोटेशन आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी की। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ये रामचंद्र शुक्ल है, इसकी जितनी भी कोटेशन है, जितनी भी इसकी लोकोक्तियाँ कहावतें हैं, उसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हर एग्जाम में 2-3 इसके बारे में पंक्तियाँ पूछ ही ली जाती हैं, क्योंकि ये हिंदी आलोचना में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ कि किसका कथन है? कल्पना। देखिए अगर आपने ये पंक्ति कभी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इसका आंसर सही लगा सकते थे। सुमित्रा नंदन पंत। कैसे लगा सकते थे? क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का लाडला कवि, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति से बेहद प्यार था, इसलिए इसे प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता है। और ये प्रकृति का अगर वर्णन कोई कवि करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो कल्पना अवश्य करेगा। तो कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता कौन? सुमित्रा नंदन पंत। अब उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। और राष्ट्र कवि, देखिए इसका एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि इसका दद्दा नाम किस कवि का था, तो दद्दा का नाम था मैथिली शरण गुप्त का। अब इसे दद्दा क्यों कहा गया? देखिए जो राष्ट्र का कवि होगा, जो पूरे राष्ट्र का कवि होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे दद्दा तो लोग मानेंगे, उसे बड़ा तो मानेंगे। जो राष्ट्र कवि है तो उसको दद्दा तो उसकी संज्ञा तो देंगे ही। तो इस प्रकार ये ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, दद्दा कवि ये बोल दिया जाता है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 30 मई को हर साल हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था, वो प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। अब उसके बारे में देखिए, ये साप्ताहिक था, मासिक था, ऐसे भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये उदंत मार्तंड था साप्ताहिक। अब देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सप्ताह में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तो दैनिक में भी कह रहा है, मासिक में भी कह रहा है, लेकिन साप्ताहिक है उसमें तय आ रहा है। तो उदंत मार्तंड में यहाँ भी तय है, यहाँ भी तय है, तो उदंत मार्तंड हो जाएगा साप्ताहिक समाचार पत्र। अभी पूछ लिया गया है इसी एग्जाम में कि उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो सप्ताह के किस दिन को प्रकाशित होता था? तो ये मंगलवार को प्रकाशित होता था। मैं से मार्तंड और मैं से मंगलवार, ये ट्रिक भी आप इसको इस प्रकार याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ कि जो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी का समाचार पत्र, तो आप लगाओगे उदंत मार्तंड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दैनिक समाचार पत्र, तो आपका आंसर फिर बदल जाएगा, वो होगा समाचार सुधावर्षण। दैनिक समाचार पूछ लिया जाए तो समाचार सुधावर्षण, और साप्ताहिक पूछा जाए तो
उदंत मार्तंड। तो इस प्रकार कंफ्यूज ना हो, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लें। इनमें कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है। पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं। देखिए जनसंचार का जन का मतलब होता है लोग और संचार मतलब लोगों तक पहुंचाना मुद्रित माध्यम के द्वारा। मुद्रित का मतलब होता है किसी छापना या लेखन करना। तो ये दूरदर्शन तो है नहीं, क्योंकि दूरदर्शन जो है टीवी को हम क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन पुस्तकों को हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और अखबार में भी, पत्रिकाओं में भी, ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, दूरदर्शन इसमें अलग है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन है? अब पहली बात तो सतपुड़ा के जंगल किसकी कविता है? तो होगी भवानी प्रसाद मिश्र की। अब है सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन है? आंसर आपके सामने है, एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया। अछूती का मतलब होता है जिसे छुआ नहीं गया हो, और अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया किसी आपात का, किसी पुरानी याद का, किसी फिल्मी दुनिया में बिताए समय का। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। एक अछूती प्रकृति की दुनिया इसमें सही आंसर होगा। तुलसी कृत निम्न पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? जय बिनु देहि नदी बिनुकारी, तेईसनाथ पुरुष बिन नारी। ये पहली बात तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। पहली बात तो इसमें आपको ये याद रखें कहीं को कि अब तो इसमें इसका वर्णन पूछ लिया गया, लेकिन एग्जाम में ये भी तो पूछ सकते हैं कि जय बिनु देहि नदी बिनुकारी, तेईसनाथ पुरुष बिनकारी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये तुलसीदास की हैं। अब देखिए इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें पति पत्नी के संबंध का वर्णन है, यानी पति और पत्नी के संबंध को दर्शाया गया है इन पंक्तियों में। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी स्थिति में लिखा? निशा निमंत्रण। पहली बात तो ये याद रखें कि अगर पंक्तियाँ आपसे इस प्रकार पूछी जाएं, ये किसने कहा, ये किसकी, तो इसके साथ साथ आप 2-3 क्वेश्चन अपने आप भी याद कर सकते थे। तो आप समझदार हैं कि निशा निमंत्रण है किसकी वो काव्य संकलन है, तो आपका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। पहले तो आप इसको याद करें, निशा निमंत्रण है हरिवंश राय बच्चन का। अब उसमें कौन सी स्थिति का वर्णन है? दूसरी बात आपको ये याद करना है, नितांत एकांकीपन, यानी वो अकेलापन, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है कवि। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 2% तैयार हो जाते हैं। तुलसी कृत रामचरितमानस के खंडों में सही क्रम बताएं। अब देख रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। अब कई बच्चे, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाल्मीकि की रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज होते हैं। तो वाल्मीकि किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? तो होगा वाल्मीकि ने। रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देते। देखिए रामचरितमानस, मानस में लास्ट में से आ रहा है, और तुलसीदास में भी लास्ट से, आप तुलसी बोलो या तुलसीदास, उसमें भी लास्ट में से आ रहा है। तो ये हो जाएगी। और वाल्मीकि है वो रामायण है वो है वाल्मीकि की, रामायण वाल्मीकि की, रामचरितमानस तुलसीदास। अब देखिए रामचरितमानस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। अब देखिए रामचरितमानस में लास्ट में स है, और इसमें भी शुरुआत में स है, जैसे रामचरितमानस तो इसमें भी आएगा 7। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये इसको सीरीज बालकांड। अब देखिए इसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो भी आप इसको ठीक कर सकते थे। कॉमन सेंस, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर आप रुकिए, और क्या है कि आप ऑप्शन को काटना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सोल्व करें बताऊं, तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपको बता दूं किस प्रकार प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है।
देखिए कॉमन सेंस की यहाँ पर मैं बात कर देती हूँ। देखिए आपको लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? बालकांड। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारा बचपन होता है, सबसे पहले हमारा बालकपन होता है, और उत्तर बाद में होता है, लंका, ये सब चीज़ें बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले हमारा बचपन होता है, हमारा जन्म होता है। तभी तो हम दैनिक जीवन या अपने जीवन से संबंधित कार्य कर पाते हैं, अपने कैरियर, ये सब चीज़ें बाद की है। सबसे पहले हमारा बचपन होता है, बालकपन होता है, बालकांड आ गया। फिर क्या है कि हमने कहाँ जन्म लिया, तो ये हो सकता है अयोध्या में। फिर ऐसे अयोध्या, ऐसे अरण्यकांड, किष्किंधा और लास्ट में फिर उत्तरकांड, लंका कांड, ये सब आएंगे। तो रामचरितमानस में 7 कांड है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1964 में। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है 1964 में। पंथ की का सही अनुक्रम लगाएं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद करनी है कि सुमित्रानंद पंथ की ये 4 रचनाएं हैं। अब देखिए पल्लव क्या है? सुमित्रानंद की रचना है, तो पैसे पल्लव होगा, पैसे पंथ। इसको ऐसे ट्रिक के द्वारा याद करें। बहुत सारी रचनाएं होती हैं, सब रटने से याद नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि आप उनको बार बार पढ़ें। आप किसी भी टॉपिक को 2-3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ें, तो अपने आप को याद रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसको रटते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर क्या है, कुछ कॉमन सेंस के द्वारा भी हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए आप ये कभी नहीं भूलोगे, पैसे पंथ, पैसे पल्लव, फिर है गुंजन, फिर है युगांत, फिर है ग्राम्य। इनके बारे में हमें कुछ ज़रूरी बातें वो डिस्कस करते हैं। जैसे पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पल्लव ने सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की शुरुआत छायावादी से की थी। तो छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। फिर है गुंजन। युगांत जो रचना है उससे क्या है कि सुमित्रानंद पंत ने छायावादी युग का अंत कर दिया था। युगांत, देखिए अगर हम इसका उच्चारण करें तो भी युगांत, लास्ट में अंत आ रहा है। तो इसी रचना के माध्यम से उन्होंने छायावाद का अंत कर दिया था। ग्राम्य नाम से ही झलक रहा है कि इनमें ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं वो जानकारियाँ हैं। ग्राम्य प्रगतिशील रचना है, और जो पल्लव है वो छायावादी है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर ने किस कविता संग्रह के लिए हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखिए सबसे पहली बात तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी है? मैं वक्त के हूँ सामने। तो इसकी ट्रिक मैं आप बता दूं कि मैं वक्त के हूँ सामने, कोई कहता है मैं वक्त के हूँ सामने, आप कहेंगे वक्त के सामने क्यों खड़े हो? गिर जा। वक्त के सामने क्यों खड़े हो? गिर जा, यानी वक्त से टकराने की कोशिश ना करो। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। और इसमें क्या है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं बता देती हूँ आपको एक बात, जितनी भी रचनाएं हैं अगर उनमें कोई पुरस्कार, साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, तो वो रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेरी ये आपके लिए सलाह है कि कम से कम आप उन रचनाओं को ज़रूर याद करके जाएं जैसे जिनमें पुरस्कार प्राप्त किए गए, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास। इनको आप अवश्य याद करें, इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब है कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? फिर वही वाली बात बताती हूँ कि नहीं है नहीं है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। अब हमें पता चलेगा कि उसमें पूछा क्या गया है। 3 तो इसमें होंगी, नहीं है तो एक नहीं है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत संगीत, सतरंगिणी, ये सारी हरिवंश राय बच्चन की है। प्लास 1 है जो है वो इनकी रचना नहीं है।
हरिवंश राय बच्चन को आलावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। ऐसे हरिवंश राय बच्चन, ऐसे आलावाद। महादेव वर्मा की कविता अग्निरेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी गई? पहली बात तो ये महादेव वर्मा की कविता कौन है? कविता का नाम क्या है? अग्निरेखा। या अग्निरेखा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा की। और फिर इसको किसका प्रतीक माना है? तो दीपक का प्रतीक माना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एग्जाम में नंबर लेने हैं, किसी तरह आ जाए, बस हमें समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उस कविता का अर्थ ही जाने, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए अग्निरेखा, अग्नि में क्या होती है? अग्नि मतलब आग होती है। और दीपक में भी जैसे हम दीपक को जलाते हैं तो आग निकलती है। तो अगर हम कॉमन सेंस से यहाँ पर देखते, धरती में आग नहीं है, पानी में भी नहीं है, सूरज क्या है वो अपने, तो अग्नि रेखा में, अग्नि मतलब एक दीपक में अग्नि की रेखा निकल रही है, तो इसका प्रतीक यही होगा। तो हर पर्सन को रटने की कोशिश ना करें, उसे कॉमन सेंस के द्वारा भी हल करें। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार दो मोही दूध पियते बही, ये अजू है छोटी। इसको आप जब कृष्ण का कुछ इस तरह का नाटक आता था, उसमें भी ये बार बार बोला गया था। आप सभी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, तो एग्जाम की दृष्टि से भेद महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब कृष्ण के बारे में बात हो रही है तो कृष्ण का वर्णन किसने किया था? सूरदास ने। अब देखिए वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य एक होता है प्रेम और एक होता है वात्सल्य, दोनों अलग अलग होते हैं। वात्सल्य होता है किसी माता या पिता का अपने संतान के प्रति वात्सल्य होता है, और किसी प्रेमी और प्रेमिका का आपस में प्यार या प्रेम होता है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा है? सूरदास ने। सूरदास ने वात्सल्य रस को श्री कृष्ण की जो रचनाएं लिखी उसमें वर्णन किया है। यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है, तो मैं मोटा तौर पर आपको बता दूं कि पैसेज में हमें अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। आमतौर पर आपको कहा जाता है कि पैसेज को 4-5 पर पढ़िए। मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आपका आधा टाइम तो पैसेज ही खाया जाएगा, और समय की इतनी कमी भी नहीं रहती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रहता कि हम सारा टाइम पैसेज पर ही लगा दें। तो इसको एक बार आप सरसरी निगाहों से पढ़ लें, बस इसको ये समझे कि इस पैसेज में किसका वर्णन किया गया है, एक बार पढ़ें। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़कर ये देखिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया, क्योंकि पैसेज जितना लंबा चौड़ा हो सकता है और प्रश्न हो सकते हैं उसके छोटे छोटे, तो हम अपना टाइम क्यों ख़राब करें। तो पहले हम देखें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। शिक्षित जन सामान्य जनता के बीच दूरियों के बढ़ने का क्या कारण बताया है? उच्च शिक्षा के कारण, सबको एक समान समझने के कारण, भारतीय संस्कृति के कारण, अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नजरिए उपयोग के कारण। तो इसका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं। जरूरत इस बात की हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा ही हो, जिसे राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण, सूक्ष्मतम गंभीर संवेदन मुखरित हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। तो इस लाइन से हमें स्पष्ट होगा कि हमारी शिक्षा का माध्यम के बारे में बात गई है कि हमारी शिक्षा का माध्यम वो भारतीय भाषा या मातृभाषा होना चाहिए। हमें यूरोप या अमेरिकी पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें और उन्हें अपने पाठ्यक्रम शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को, देखिए यहाँ पर वो लाइन लिखी गई है जो हमारे प्रश्न में पूछी गई थी, शिक्षित जन वंचित रहकर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति एक महान रीति को जन्म दिया है।
जो नई भीतरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, शाम के जीवन प्रवाह से भी दूर हो गए हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर हमारे घर के प्राणी भी अनजाने और अजीबो लगने लगे हैं। यानी हम पश्चिमी का अनुसरण करके हमें घर के प्राणी भी अजीब लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते रह गए हैं। स्थिति को अस्थिपर्दी कहा जा सकता है। कहने का मतलब है कि हमें अपनी संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं और हमें जो अपने घर के सदस्य हैं वो भी हमें अनजाने और लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्प में कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी एक तरह का पर्यायवाची होता है। दंभ का मतलब होता है घमंड या अहंकार। तो देखिए दंभ का हो गया, अहंकार भी है समानार्थी शब्द, घमंड भी है, गर्व भी, कयास है वो इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा गया है। हमने देखिए लास्ट लाइन में देखा था, यहाँ से देखिए, हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामयिक जीवन से प्रवाह से भी दूर हो गए हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए रह गए। स्थिति को अस्थिपर्दी कहा जा सकता है। तो ये लाइन लिखी है यहाँ, ये देखिए ऑप्शन है, विश्व संस्कृति दावेदार होने का दंभ करते हुए, यहाँ पर ये लिखा गया है। तो देखिए हम कितनी आसानी से प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। तो पैसेज को पढ़ने में इसी को बस कॉमन सेंस उसको एक बार पढ़ें और उस पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न में पूछा गया फिर उसमें ढूंढने की कोशिश करें। अब देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। संस्कृति शिक्षा का माध्यम, सामान्य और शिक्षित जनता शिक्षा। तो यहाँ पर दिया गया देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो। तो इसका हमें अब देखिए पता चलेगा अनुच्छेद में शीर्षक क्या है। तो यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद में कौन सा सटीक शीर्षक है। तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या राष्ट्र, ये हमारी जो राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। इस अगर हम इस तरह प्रश्न इसको पैसेज को सोल्व करेंगे तो हम कम समय में ठीक आंसर लगा सकते हैं। तो पैसेज में इतना ज़्यादा समय ना लगाए कि आपके बाकी प्रश्न छूट जाएं। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होना चाहिए। देखिए जिससे छात्रों को देश विदेश सभी का ज्ञान हो। आप भारतीय भाषा देखिए, इसमें देखिए अनुच्छेद के शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों, कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं। वैसे अगर हमने जो भी प्रश्न को लगाना है, ज़्यादातर जो पैसेज में पूछा गया उसी के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव या नकारात्मक होते हैं, तो नकारात्मक नहीं आएंगे। तो देखिए अगर हम अपने देश की भाषा सीख रहे हैं तो हमें विदेशी भाषाओं का ज्ञान कैसे होगा। तो हमारे देश की भाषा ही सीखेंगे तो हमारे देश की संस्कृति का ही तो हमें ज्ञान होगा ना। तो इसलिए कट जाएगा, जिससे विदेशी अपने देश की तरफ आकर्षित हो। क्योंकि विदेशी पाठ्यक्रम सही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम विदेशी पाठ्यक्रम की आलोचना करें, क्योंकि हर देश का अपना एक पाठ्यक्रम होता है और हमें हर देश का सम्मान करना चाहिए। इसमें होगा जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना या प्यार हो। तो ये कहाँ लिखा गया है, ये हम देख सकते हैं। जरूरत इस बात की हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा और राष्ट्र के हृदय मन प्राण सूक्ष्मतम गंभीर मुखरित। और ये देखिए यहाँ लिखा गया है, अगर हम मातृभाषा या राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे तो हमारे अंदर सूक्ष्मतम गंभीर संवेदन मुखरित होगा। तो यहाँ दूसरी लाइन में इसका आंसर छिपा है। न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ, सताए हुए तो सताना बुरा है, तरसती की तरसना बढ़ाना बुरा है,
करूं बात क्या दान या भीख की, संजोया नहीं हूँ लुटाया गया हूँ। न स्वीकार मुझको निमंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का। मुखर मौन के मौन वातावरण में अखड़ता अनोखी समर्पण किसी का। प्रकृति के पटल पर नियति तुलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती। तिमिर यदि न हान करता प्रभाव का, कभी रात भर दीपक की लो न जलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, मैं नहीं आया हूँ बुलाया गया हूँ। न छेड़ो मुझे सताया गया हूँ। इसमें जाहिर सी बात है कि कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि मुझे मत छेड़ो, मैं सताया गया हूँ। मुझे न किसी का नियंत्रण यानी किसी की चंगुल में एक से रहना पसंद है और न मुझे किसी का निमंत्रण की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के कुछ आपने कॉमन सेंस इसमें निकाल ली होगी। काव्यांश में कवि लोगों से क्या कहने को कह रहा है कि उसे लोग छेड़ें, तो ये बात भी नहीं। वो खुद बोल रहा है कि न छेड़ो मुझे, तो ये गलत हो गया। कि उसे लोग सताएं, वो नहीं चाहता कि लोग उसे सताएं। कि लोग उसे सताएं, वो ये भी नहीं चाहता कि लोग उसे सताएं। कि उसे कोई परेशान ना करें। तो इसको आप नहीं भी अगर लाइन देखोगे तो भी आपको आंसर मिल गया। अब आगे देखिए, कवि की नीति से क्या शिकायत है कि उसे पूरा करके छोड़ दिया गया है, उसे नीयत उसे आगे चली गई है, कि उसे बहुत जल्द पूरा कर दिया, कि उसे पूरे किए बिना ही छोड़ दिया गया है। आंसर तो हमको पता चल गया, लेकिन आंसर कहाँ है हमें ये ढूंढना है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, न छेड़ो मैं सताया गया हूँ, आशा से रुलाया गया हूँ। सताए हुए सताना बुरी, दर्शित को बढ़ाना बुरा है, भूख की धन समझो नहीं हूँ। न स्वीकार मुझे नियंत्रण किसी का, अस्वीकार या निमंत्रण किसी का। मौन प्यार के मौन वातावरण अखड़ता भुवनों को संपूर्ण का। प्रकृति के पट नियति तो अधूरा बनकर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधूरा बनकर मिटाया गया हूँ, अधूरा बनकर मिटाया गया हूँ। यहाँ इस लाइन में लिखा है अधूरा बनकर मिटाया गया, तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया कि मैं उसे पूरा नहीं करके अधूरा ही छोड़ दिया गया है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। न छेड़ो मुझे सताया गया, बार बार यही कह रहा है, तो ये उचित शीर्षक हो जाएगा। अब देखिए, दिए गए विकल्प में तर्षा का विलोम शब्द क्या है। तर्षा का मतलब होता है एक तरह की, देखिए यहाँ पर जो तर्षा है ये तत्सम शब्द है। अगर कहीं भी आपको षटकोण वाला स मिल जाता है तो वो तत्सम शब्द होगा। तो यहाँ पर जो है तर्षा एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसमें क्या है कि तर्षा का मतलब एक तरह की प्यास है, प्यास है वो तृष्णा। तो तर्षा का मतलब होता है उल्टा होता है, मतलब विलोम का मतलब उल्टा, तृप्ति। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि। तर्षा का उल्टा होगा तृप्ति, और तर्षा क्या है तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव को भी आप याद रखें, उनको रटे ना। उनकी भी कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ नियम होते हैं। तो किसी भी टॉपिक को करते हैं उसके नियम, व्याकरण के नियमों को अवश्य करें। अगर आपको नियम आ जाते हैं तो क्वेश्चन आप अपने आप हल कर लेते हैं। किसी को क्या बात अस्वीकार है, नहीं माफ़ कीजिए, कवि को क्या बात अस्वीकार है। किसी का निमंत्रण, तो उसने नहीं बोला कि मुझे किसी कोई निमंत्रण दे। किसी का नियंत्रित, वो नहीं चाहता कि कोई उस पर नियंत्रण रखे। किसी का समर्पण, वो ऐसा भी नहीं चाहता वो किसी के समर्पण में रहे। तो किसी के नियंत्रण में रहना उसे अस्वीकार, किसी के नियंत्रण में रहना उसे स्वीकार नहीं है। ये हमारे जो लास्ट पोर्शन है साइकोलॉजी का कहो या कुछ पार्ट पेडागोजी का या कुछ साइकोलॉजी का, वो बच गया है, उसको हम फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये टीचिंग मेथडोलॉजी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। मैं कामना करती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। आप कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें
और एक टॉपिक को कम से कम 2 बार रिवीजन ज़रूर करें। ये मेरी आपके लिए व्यक्तिगत सलाह है। थैंक यू।